70% के आसपास ओबीसी, एसटी, एससी सब का आरक्षण बिहार गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, जिस पर अभी रोक लगा दी है। हाँ। तो ये चाहेंगे नीतीश कुमार कि आरक्षण तो मिले जो हमने वादा किया था। तो एक है जो कानूनी दाव, वो है केंद्र सरकार की तरफ से वो रास्ता एक नौवां शेड्यूल है, 9 शेड्यूल में उसमें अगर शामिल कर ले तो वो फिर हो जाएगा। तो फिर ये प्रेशर ना हो चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ही ऐसा विधेयक लाए जी कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि इंडिया अलायंस का जो है वो भी काट हो जाए। इंडिया अलायंस का प्रमुख मुद्दा रहा आरक्षण। और इस बार चुनाव में वो लगातार चर्चा करते रहे कि भाजपा फिर आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान तो ये खेल जो है नीतीश कुमार, संविधान बदल देगी, ये सब। तो दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। हम फिर से एक बार हाजिर हैं, हम यानी सरफराज कुरैशी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर। हम फिर से देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि केंद्र में नई सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है स्पीकर पद। आखिर इस स्पीकर पद में ऐसी क्या बात है, कौन इस पर बैठेगा, किस पार्टी का होगा, ये लगातार चर्चा का विषय है। हर कोई इसको जानने को उत्सुक है। आखिर क्यों स्पीकर को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में ही लगातार चर्चाएं हो रही है कि उनके दल का होना चाहिए। हम इन्हीं सब गंभीर मामलों को लेकर सैयद शहरोज कमर से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। तो शहरोज भाई, स्पीकर का मामला आखिर पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित क्यों हो गया, क्या है? देखिए, चर्चा दरअसल इसलिए हो रही है सरफराज कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकी जी। जैसा कि नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी। बिल्कुल। उनका 400 पार का नारा था कि एनडीए की 400 पार सीटें आएंगी और हमारी जो है 300 पार सीटें आएंगी प्लस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा है 272, वहां तक भी नहीं पहुंच सकी और एनडीए की पहुंच गई बिल्कुल 300 के आसपास, उससे कम है कुछ, और सरकार का गठन तो हो गया। तो कहा यह जाने लगा कि नरेंद्र मोदी को आदत रही है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे चाहे देश के प्रधानमंत्री, बहुमत की सरकार चलाने की उनकी आदत रही है। तो ये गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे? और हमेशा एक परंपरा रही है अपने देश में कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो स्पीकर जो होता है गठबंधन दलों का होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसका बहुधा नहीं होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक बार सरकार थी एनडीए की जी, और तब चंद्र प्रकाश या चंद्रबाबू नायडू जी, जो आंध्र प्रदेश के हैं, तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, टीडीपी, तो टीडीपी भी सहयोगी दल बिल्कुल। और तब जो है स्पीकर टीडीपी का ही हुआ था, बाजयोगी साहब जी। बाद में एक हेलीकॉप्टर हादसा में उनकी मौत हो जाती है। तो अभी भी ये कहा जा रहा था कि टीडीपी जो है अपना स्पीकर चाहती है जी। और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, इसके बारे में कहा जा रहा था क्योंकि इन लोगों को जो पद मिला कैबिनेट में वो कोई वैसा मलाईदार पद नहीं मिला जी। जितने प्रमुख कैबिनेट थे, मंत्रालय थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा। तो इसलिए ये चर्चा है। दूसरी तरफ चर्चा ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं, स्पीकर भी हमारा हो जी। अब आपका सवाल ये हुआ कि क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी या क्यों टीडीपी, या सवाल पूछ सकते हैं। यही सवाल ही है कि आखिर क्यों पड़े हुए स्पीकर पद को लेकर। देखिए, कारण क्या है कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्पीकर की। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 140 विपक्षी सांसद जी हटा दिए गए थे, सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड कर दिया जी, बताइए जी। और इसी दौर में ही राहुल गांधी सस्पेंशन का होता है जी।
राहुल गांधी से उनका सरकारी आवास छीन लिया जाता है ना? वो तो कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है फिर उनका। कोर्ट नहीं क्या सदन की सदस्यता जो बहाल भी कोर्ट के फैसले के बाद होती। बिल्कुल जी, पहले तो आप खारिज ही कर देते हैं ना स्पीकर साहब। जी। उसका संजय सिंह के साथ मामला होता है, मोइत्रा है टीडीपी टीएमसी की सांसद, बड़ा वोकल है, बड़ा मुखर सांसद, उनके साथ ऐसा होता है। और उसके बाद 140 सांसद कहे जाते हैं 2-3 दिनों के अंदर हो जाता है, सस्पेंशन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये होता है सरफराज कि जब दल बदल का मामला होता है तब भी ऐसा देखने को मिला है कि जो सत्ताधारी दल है अगर उसका होता है स्पीकर तो वो मामले को सुलटा ही लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। तो ये डर है दरअसल विपक्ष को, और ये डर दरअसल जदयू को भी है, और ये डर दरअसल टीडीपी को भी है। डर ये है कि इनके पास बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल। और लगातार आप देखेंगे चाहे कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, गोवा का मामला हो, कई जगह का मामला, या अभी ताजा महाराष्ट्र का मामला हो, जी, ये आरोप नहीं कहूंगा, ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को तोड़ फोड़ लेती है जी, और अपनी सरकार में शामिल कर लेती है। तो कहीं ना कहीं टीडीपी को भी डर है कि उनके सांसद तोड़ लिए नहीं जाए, इनके अगर स्पीकर होंगे तो उनको लाभ मिलेगा उसका। और यह डर नीतीश कुमार को भी है कि जो 12 है उनके लोकसभा सदस्य कि वो ना फोड़ लिए जाए, ताकि जब फोड़ लिए जाएंगे तो उनकी फिर 272 के आसपास हो जाएंगे वो। उनके लिए तो फिर इनके पूरे जैसे टीडीपी के 16 है और इनके 12 है, 28 सभी सांसदों को तोड़ना पड़ेगा, नहीं बहुमत के करीब जाएंगे। नहीं अभी 240 है भाजपा के। हाँ, तो फिर उनको 272 का आंकड़ा पाने के लिए 32 चाहिए ना। तो 28 सीट इनको पूरे के पूरे सांसद को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जब वो दूसरे को तोड़ेंगे अपने सहयोगी को, तो क्या दूसरे को नहीं तोड़ सकते हैं? नहीं, ये थोड़ी दूर की कौड़ी नहीं, यही कारण है। एक चीज ये कौड़ी नहीं है, कारण सरफराज यही है। इसी कारण से विपक्ष चाहता है और टीडीपी भी चाहती है कि स्पीकर हमारा हो। देखिए, विपक्ष का तो उम्मीद नहीं है कि स्पीकर हो पाएगा। नहीं, विपक्ष स्पीकर नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा। विपक्ष स्पीकर को लेकर वो इस बार चर्चा कर रहे हैं कि अरे उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज बताएं कि क्या भाजपा का स्पीकर होगा या टीडीपी मनवा लेगी स्पीकर को लेकर? ये बता रहा हूं कि टीडीपी क्यों चाहती है, भाजपा क्यों चाहती है। तो टीडीपी इसलिए चाहती है और जदयू भी इसलिए चाहता है कि कहीं हमारे लोग जो हैं टूट फूट ना जाए, उधर चले ना जाए। क्योंकि ये पहली बार नहीं भाजपा कर रही है, आपको बता दूं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी टीडीपी को सांसदों को तोड़ चुकी है। अच्छा जी। और टीडीपी आज भले भारतीय जनता पार्टी के साथ है, टीडीपी अच्छी तरह जानती है कि चंद्रबाबू जब जेल के अंदर गए थे तो इसके कारण बनी थी भाजपा सरकार। आज भले की राजनीतिक अवसरवादिता है, मजबूरी थी कि दोनों साथ में आए और चुनाव लड़े। वहां कहा आंध्रा में भी लोकसभा का, विधानसभा में ये साथ में ही लड़ा। हाँ, ये कारण है। और जदयू भी अच्छी तरह जानती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में उनके साथ कैसा किया गया, चिराग पासवान को इस्तेमाल करके पीछे उनकी सीटें कम की गई, घटाई गई। तो ये लोग भूले नहीं है, एक अवसरवादिता की सरकार में शामिल हो गए हैं। ये भाजपा भी जानती है और ये लोग भी जानते हैं। अभी क्या परिदृश्य दिखता है? क्या भाजपा मना लेगी बाकी अपने सहयोगी दलों को कि स्पीकर उनका होगा, या फिर टीडीपी मनवा लेगी भाजपा को कि मेरा स्पीकर होगा? अब देखिए, अब बता रहा हूं अभी की वर्तमान मैं बता रहा हूं। देखिए, लेकिन अभी कहा जाता है कि इनका स्टेट जो है बिहार है नीतीश बाबू का और आंध्रा है चंद्रबाबू का। क्योंकि चंद्रबाबू का सपना है कि अमरावती राजधानी हो, उनको पैसे चाहिए जी, स्पेशल पैकेज चाहिए, और नीतीश कुमार को भी स्पेशल पैकेज चाहिए बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार तो मान गए हैं, जैसा कि उनके त्यागी एक वरिष्ठ नेता है, महासचिव है पार्टी के, उन्होंने कहा, बयान दिया था कि जो भाजपा तय करेगी हम मान लेंगे। टीडीपी का मामला अटका हुआ था, जो इसलिए टीडीपी ने साफ कह दिया था कि भाई सर्वसम्मति होनी चाहिए स्पीकर के लिए जी। तो इसके लिए लगातार 3-4 बैठकें हुई हैं। अच्छा जी, एक 2 बैठक, सुनिए, मैं सब बातें कर रहा हूं सरफराज। 2 बैठक तो हुई है, क्या नाम है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं जी, उनकी अगुवाई में हुई है बैठकें, और एक बैठक ओम बिरला की यहां भी हुई है। हाँ, जो एक से स्पीकर ओम बिरला जी। देखिए, भाजपा चाह रही कि ओम बिरला ही
दो नाम और है। एक मैं जो बीच में आपने नहीं, ये बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा। दो और हैं, एक है भर्तृहरि मेहताब जो कि उड़ीसा में जेडीपी बीजू जनता दल के थे, उनको तो प्रोटेम स्पीकर बनाया ना जी। इनका भी नाम चर्चा में था। और एक और नाम है सरफराज चर्चा में, वो पुंदेश्वरी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था इस नाम को लेकर जी कि ये चंद्रबाबू नायडू की साली है जी। तो क्या भाजपा ये भी दांव चल सकती है कि उनकी साली जो भाजपा में जी जी उनको स्पीकर का पद दे करके उनको स्पीकर का पद देकर चंद्रबाबू नायडू को शांत कर ले जी? क्या ऐसा मुमकिन नहीं, है? देखिए, जो आंध्र की राजनीति को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये, बिल्कुल भाजपा ये गेम करेगी। हाँ, और खुश हो जाएंगे चंद्रबाबू, है कि नहीं है, दोनों बात हो जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू खुश नहीं होंगे, ना पुंडेश्वरी खुश हो। क्यों? एक कारण बताता हूं। देखिए, जब एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी के सर्वेसर्वा थे जी, कभी वो सुपरस्टार उस क्षेत्र के हुआ करते थे, दक्षिण के आंध्रा की फिल्मों के, वो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और देखते देखते चंद्रबाबू जो उनके दामाद है बड़े, सरकार गिरा दी थी एनटीआर की। अच्छा। अब पार्टी पर कब्जा कर लिया था, अब मुख्यमंत्री बन गए थे। तब पुंडेश्वरी छोटी साली थी, कम उम्र थी, वो उन्होंने सब देखा है। उन्होंने अपने पिता को रोते हुए बिलखते हुए देखा है, इसलिए वो अलग हो गई। वो बाद में वो कांग्रेस में गई, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीता, आज वो भाजपा में है। अब भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा। आंध्र प्रदेश में। तो ना पुंडेश्वरी को पसंद आएगा ना, क्योंकि देखिए, अगर पुंडेश्वरी बन जाती है तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, आंध्र प्रदेश जाएंगी, वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू प्रोटोकॉल के तहत मिलना जुलना होगा। तो वो दोनों नहीं चाहते, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो ये तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे चंद्रबाबू। क्या तब ऐसी परिस्थिति में जी डिप्टी स्पीकर का पद लेकर मान जाएंगे, ये कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक और बात बता दूं सफाद व्यूवर्स को कि ये पहली बार हुआ कि 2019 से 2024 के बीच भारतीय राजनीतिक इतिहास में, लोकसभा के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था जी। और ये भी कहा जाता है सरफराज की डिप्टी स्पीकर एक परंपरा चली है कुछ सालों से कि विपक्ष को दिया जाए बिल्कुल डिप्टी स्पीकर का पद जी। तब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि भाजपा चाहती है कि विपक्ष को ना देकर हमारे जो सहयोगी दल है चंद्रबाबू नायडू उनको देकर शांत कराया इस मामले को। लेकिन विपक्ष भी इस पर तो लगातार अड़ा हुआ है। हाँ, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, जो आपको बताया कि तोड़ फोड़ देंगे, ये उनको या उकसा रहा है या बता रहा है कि आप नहीं तो आप अपना खड़ा कर दीजिए, हम लोग साथ दे देंगे जी। चंद्रबाबू की तरफ प्रस्ताव है। संजय रावत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के, उन्होंने भी बयान ऐसा दिया है और भी इंडिया अलायंस के कई लीडरान का बयान ऐसा आया है कि हम लोग साथ हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं बार बार भाजपा को ये बताने की कोशिश हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी डोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार डोल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पिछले वीडियो में आपने चर्चा भी की है, एक वीडियो में आपने की है सरफराज, कि जो जैसा बयान अभी दिया है राहुल गांधी ने, है ना, कि सरकार तो बनेगी ही, ये सरकार जाएगी, ऐसा कुछ बयान था। सरकार तो जाएगी जी। तो ये है। अब आपको वही सवाल फिर आएगा कि बनेगा कौन। तो अंततः मुझे लगता है कि भाजपा अपने सहयोगियों को मना लेने में कामयाब रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का भी स्पीकर होगा। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह जितने कैबिनेट के टॉप रैंक के थे 6-7 मंत्रालय भाजपा ने अपने पास रखा और उन्हें मंत्री बनाया, रिपीट किया जी। बिल्कुल। जिनके पास जो पद था जी, जैसे अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय उनके पास, जिनके पास जो पद था, फाइनेंस था निर्मला सीतारमण, जिनके पास जो पद थे, रेलवे मंत्री जिनके पास था, उन्हीं के पास रखा। तो ज्यादा संभावना यह है कि ओम बिड़ला ही कहीं रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ओम बिड़ला जो है को मंत्री नहीं बनाया गया है जी, है ना। हालांकि व्यूअर्स को हम बता दें कि भाजपा के 17 मंत्री हार चुके हैं। हाँ, इस चुनाव में बताइए 17 मंत्री हार चुके हैं, क्योंकि जो बचे उसके एकजुट रखना भाजपा चाहती है। बिल्कुल। अब ज्यादा प्रेशर पड़े तो हो सकता है वो मिलना ना हो, लेकिन भाजपा का ही स्पीकर होगा। हाँ, तो फिर क्या, फिर वही सवाल जी, क्या डिप्टी स्पीकर एनडीए के पास रहेगा या इंडिया अलायंस को इस बार आप देते हुए दिख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का होगा, ये हो सकता है कि टीडीपी का हो। अच्छा, जदयू का तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा में
हरिवंश जी जो बड़े पत्रकार रहे हैं, जदयू से ही हैं, जदयू कोटे और से ही इसलिए ये डिमांड में नहीं कर रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार ज्यादा प्रेशर, शुरू में चर्चा थी हाँ, लोकसभा चर्चा थी। स्पीकर को जी, लेकर जी, जी। कि उनको चाहिए, लेकिन उनको भी तो मंत्रालय उनकी पार्टी को भी बहुत संतोषजनक नहीं नहीं मिला। है, संतोषजनक मंत्रालय नहीं मिला है, मत्स्य लेकिन विभाग उनका वगैरह। बस मकसद है कि बिहार में स्पेशल पैकेज मिल जाए, है ना? वो लोग विधानसभा चुनाव को हाँ, देखकर बिल्कुल ही देखते हुए, हाँ सही कहा आपने। ये सब मैनेज हुए हैं। हाँ हाँ, अभी एक और मामला भी आ गया सरफराज, वो जी। व्यूअर्स को बता देते हैं। जी वो मामला ये कि आपको याद होगा कि 70% के आसपास ओबीसी, एसटी, एससी सब का आरक्षण बिहार गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, जिस पर अभी रोक लगा दी है। हाँ तो अब इसका कानूनी पेच है सरफराज। जी। अगर ये प्रेशर डाले नीतीश कुमार का मकसद है, वो मुद्दा है उनका, नीतीश कुमार का, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार है भी, हालांकि मुद्दा तो आरजेडी का भी था ये। जी जी जी। उनका मुद्दा है ये, और हमेशा कहा जाता रहा है कि भाजपा इसके विरोध में रही है। हाँ ठीक है ना? तो ये चाहेंगे नीतीश कुमार कि आरक्षण तो मिले जो हमने वादा किया था। कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर वो भी इनकार करते सुप्रीम कोर्ट भी, तो एक है जो कानूनी दाव, वो है केंद्र सरकार की तरफ से वो रास्ता एक 9वां शेड्यूल है, 9 शेड्यूल में उसमें अगर शामिल कर ले तो वो फिर हो जाएगा। नहीं तो ये मांग रख देंगे नीतीश कुमार, अगर ये 9वें शेड्यूल में बिहार का आरक्षण, दूसरा स्टेट मांग कर सकता है जी कि हमारे यहाँ भी हो, छत्तीसगढ़ मांग कर सकता है, कर्नाटक सरकार मांग कर सकती है, झारखंड भी कर रहे हैं, झारखंड भी आपको पता ही है। तो फिर ये प्रेशर ना हो चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर, कि केंद्र सरकार ही ऐसा विधेयक लाए जी कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि इंडिया अलायंस का जो है वो भी काट हो जाए। इंडिया अलायंस का प्रमुख मुद्दा रहा आरक्षण, और इस बार चुनाव में वो लगातार प्रमुख मुद्दा चर्चा भी करते रहे कि भाजपा फिर आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान तो ये खेल जो है नीतीश कुमार, संविधान बदल देगी, ये सब तो चर्चा का तो ये खेल, इस प्रेशर में खेल सकते हैं नीतीश कुमार। अब आगे देखिए होता है क्या। तो साथियों, आपने सुना शहरोज भाई से, बहुत ही गंभीर चर्चा रही इस मामले पर कि आखिर स्पीकर कौन होगा। तो जैसा इनका मानना है कि स्पीकर भाजपा का ही होगा, भले ही चंद्रबाबू नायडू प्रेशर बना रहे हो, लेकिन अंततः वो मान जाएंगे और भाजपा का स्पीकर फिर से तीसरी बार आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी सब बातों के साथ हमें इजाजत दीजिए, हम फिर नए मामले को लेकर आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।